Hello everyone, this is Humaira and today we are going to start Madhya Pradesh Public Service Commission's Unit 5 of Prelims Examination जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडिया। आज हम इस यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझने से पहले जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम सबसे पहले वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम इसको इजीली देखते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऐसे देखेंगे कि हर एक रिलीजन को हम जानते हैं, हर किसी की एक सेक्रेड बुक होती है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं। मींस हिंदू के लिए देखेंगे तो गीता होगी, मुस्लिम्स के लिए कुरान होगा और क्रिश्चियंस के लिए अगर हम देखें तो वो बाइबल को फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि उनमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस बुक में दिए रहते हैं, हम उन सबको अपनी लाइफ में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और उसके पाथ पर चलते हैं। इसी तरीके से एक कंट्री को रूल करने के लिए उसकी सारी पॉपुलेशंस को एक साथ यूनिफॉर्मली रूल करने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। डेस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन हम देखेंगे कि कोई, अब जैसे हम बुक्स देखेंगे तो हर रिलीजन की अलग अलग है, तो हम उसके थ्रू तो रूल नहीं कर सकते ना। तो हमें यहाँ क्या जरूरत होती है, एक ऐसे बुक की जो सारे ही पॉपुलेशंस पर इक्वली रूल करे। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। उसी के लिए हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके थ्रू उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है रन किया जाता है, गवर्नमेंट रन की जाती है। तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो हम हैं अपने भारत के संविधान मींस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं और ये जो है हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक मींस है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हमने सबसे पहले देख लिया कि संविधान किसे कहते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। तो संविधान जिसके द्वारा मींस कॉन्स्टिट्यूशन को जिसके थ्रू बनाया गया था, उस असेंबली को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो संविधान सभा क्या है, जिसके थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया था, उस असेंबली को हमने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमारा यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है क्यों बनाई, क्या कब बनाई। तो हम देखते हैं कब बनाई। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन है वो 1946 में किया गया। तो 1946 में जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि 1946 से पहले जो है भारत के अंदर कोई संविधान नहीं था, और अगर नहीं था तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था, है ना। तो इसके लिए जो है हम एक पॉलिटिकल मैप को समझेंगे इंडिया के, और इंडिया का जो है रूल किस तरीके से होता था उसका एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको दूंगी यहाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1946 के पहले या इस समय भारत जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड था। मींस 2 पार्ट नहीं बोलेंगे हम, मींस ब्रॉडली हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। एक जो होता था वो था हमारा ब्रिटिश इंडिया। ओके, ब्रिटिश इंडिया जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश क्राउन का रूल हुआ करता था, और दूसरा जो पार्ट था उसमें हमारी लगभग 543 समथिंग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, छोटे छोटे, ठीक है, राजाओं का शासन हुआ करता था उन एरियाज पर। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। अब आप सबने जो है हिस्ट्री तो पढ़ रखी होगी। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम एक डायनेस्टी पढ़ते हैं या कोई एम्पायर पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक डायनेस्टी का, हर एक एम्पायर की अपनी अलग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था, है ना। और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो हेड हुआ करता था वो किंग होता था, और उसके अलावा जो है अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए रहते थे जिनका जो है पावर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती थी, है ना। तो ऐसे होता था उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हमने क्या देखा कि 1946 से पहले इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक पार्ट था प्रिंसली स्टेट और एक था हमारा ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो जब यहाँ जो है एक भारत जो कंट्री जो हम बने हैं इंडिया, वो 1947 में जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को, तब हम क्या हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए और एज अ नेशन हम बने हैं, कंट्री हम जो है अस्तित्व में आए कब, 15 अगस्त 1947। उससे पहले इंडिया कोई कंट्री नहीं हुआ करता था एक, है ना। हम जानते हैं कि यहाँ रूल जो है वो पूरा कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है उसको इंडिया बोला जाता था, लेकिन इंडिया एज अ कंट्री नहीं था। उसमें छोटे छोटे राजवंश हुआ करते थे, कुछ बड़े हुआ करते थे और उनका रूल हुआ करता था, है ना। बट 1947 से हम जाने जाते हैं एज अ कंट्री इंडिया। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का
हमने संविधान क्यों बनाया, क्योंकि कोई ऐसा लिखित संविधान नहीं था और एज अ कंट्री के लिए भी कोई एक संविधान नहीं था। तो यहाँ हमें जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, है ना। अब इस संविधान की जो डिमांड है वो कहाँ से शुरू होती है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। चलो मान लिया हमने कि भारत के अंदर जो है एक कंट्री नहीं थी, हम 1947 से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पूरी कंट्री के लिए जरूरत नहीं थी, लेकिन हम कंट्री कैसे बने और उस कंट्री के लिए हमने कैसे डिमांड्स की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपना, और हमें जो है मोनार्की खत्म करनी है इंडिया के अंदर से, और हम ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करते थे, तो वो कैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाला गया और उसके बाद एज अ कंट्री हम बने और हमारे संविधान का निर्माण हुआ। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनकर जो है उभर कर आए हैं 1947 से। तो हम यहाँ समझते हैं, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बनने का जो फॉर्मेशन था वो स्टार्ट हो जाता है हमारा ब्रिटिशर्स के आने के बाद से ही। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में एज अ ट्रेड के लिए, है ना, एक ट्रेडिंग कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर भारत आए थे, जिनका काम था ट्रेडिंग करना, ओके, व्यापार करना। बट कुछ टाइम बाद जो है इनका इंटरेस्ट ट्रेडिंग से ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिया के इंटरेस्ट इनका बढ़ता गया और इन्होंने क्या की, पॉलिटिकल पावर को इंडिया के कैप्चर कर लिया। जब इन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया तो जो कंपनी का इनका ट्रेडिंग का वर्क हुआ करता था वो उतनी अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो वहां से शुरुआत क्या होती है, कुछ एक्ट्स बनने की, और वो कौन बनाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू उस कंपनी को रन करने के लिए एक्ट्स बनाना शुरू होते हैं। पहला एक्ट बनता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, 1774 में। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्ट बनते जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1857 जो हमारा सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना कैप्चर स्टार्ट कर दिया था पॉलिटिकली, है ना, बहुत वास्ट रीजन में अब ये फैल चुके थे, पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में आ गई थी। तो जो सिपाही म्यूटिनी होती है उसके बाद जो पॉलिटिकल पावर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब वो किसके हाथ में चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। जब वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाती है तो अब जो अपना ब्रिटिश एरिया जो ब्रिटिशर्स का हुआ करता था वो कहलाने लगता है ब्रिटिश इंडिया। मीन्स अब हम ब्रिटिशर्स की क्या हो गए थे, एक कॉलोनी हो गए, और उस पर रूल्स भी किसका चलने लगा, ब्रिटेन की क्राउन का, मीन्स विक्टोरिया जो महारानी थी वहां की, उनका। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब इन्होंने पावर कैप्चर कर ली तो अब इनको एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है। तो ये उन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करने लगे, एक्ट्स बनाने लगे, और उस एक्ट के साथ ही स्टार्ट होता है भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की जो है नींव रखी जाती है। इसी के साथ हम देखेंगे कि जब ये लोग ये एक्ट बनाते हैं, फिर हमारे इंडिया में क्यों डिमांड चल रही थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए अपना, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश कर रहे थे वो कैसा था, उनके अकॉर्डिंगली अपने जो इंडिया के पीपल्स थे उनके लिए वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिंग था, है ना, जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे और जिस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे इंडिया का, वो बहुत ही हर लेवल से डिस्क्रिमिनेटिंग था। ये लोग क्या करते थे, लॉज तो बनाते थे बट उनका जो मेजर पार्ट होता था वो इनके हित में होता था, मीन्स इनके फायदे के लिए होता था। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखेंगे, ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम एक थ्योरी पढ़ते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की, उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए इंडिया के अंदर, है ना, पीजेंट्स रिवॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, फार्मर्स रिवॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, हमें जो है रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हम उसमें पढ़ने वाले हैं जो कि बताती हैं कि ब्रिटिशर्स का जो इंडिया पर रूल हुआ करता था वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिंग था। उस डिस्क्रिमिनेशन से निकलने के लिए डिमांड शुरू होती है भारत में, भारत के लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और ब्रिटिशर्स को जो है भारत से निकालने की, है ना। तो सबसे पहले जो डिमांड करती है वो 1934 में एक स्वराज पार्टी होती है, उसके द्वारा रांची में ये प्रपोजल दिया जाता है कि भारत में जो है एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1934 में M.N. रॉय जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड फिलोसोफर थे, है ना, और ये रिवॉल्यूशनरी भी थे उस टाइम के। इन्होंने एक सुझाव दिया कि भारत में जो है संविधान का तो निर्माण होना चाहिए, बट संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए जो है इंडिया के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन करना पड़ेगा और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करेगी। तो ये बात किसने बोली, M.N. रॉय ने। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना,
नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी हमारी, उसने ऑफिशियली पहली बार ये डिमांड रखते हैं कि प्रपोजल रखते हैं कि जो है भारत का एक संविधान होगा, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का, और उसका जो फॉर्मेशन है वो इंडिया के पीपल्स के द्वारा ही किया जाएगा। फिर हम देखते हैं 1940 में, ये सारे फैक्चुअल डाटा है क्योंकि यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन उठता है एग्जाम में प्रीलिम्स के, कि सबसे पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किसने की थी, फिर अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसने की थी, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए ये हमें देखना है और इसको लर्न करना है। देन हम देखते हैं 1940 में एक अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर क्या होता है, ये होता है ब्रिटिशर्स की तरफ से, है ना। तो ब्रिटिशर्स जो हैं अगस्त ऑफर में पहली बार सहमत होते हैं इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है इसमें। देन हम देखते हैं 1942 में इसी अगस्त ऑफर के थ्रू जो है क्रिप्स मिशन बनाया जाता है, और इस क्रिप्स मिशन का जो है मेन काम होता है कि भारत के अंदर जो है एग्जिस्टिंग जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसकी हम जो है स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे और इंडियंस को हम ज्यादा अब इसमें पार्टिसिपेशन करवाएंगे, उनको ज्यादा इलेक्ट करके लेंगे अपनी असेंबलीज में, है ना। कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस रखते हैं, बट ये इसमें वो प्रोविजन नहीं रखते हैं कि जो इंडिया जो है एक सॉवरेन कंट्री बन जाएगा, मीन्स हम इंडिया को छोड़ देंगे, ऐसा कोई ये प्रोविजन इसमें नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो कि उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, दोनों ही इस मिशन को और इस ऑफर को जो है रिजेक्ट कर देती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट कैबिनेट मिशन, जो कि इस मिशन के ही थ्रू अब हम देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया जाएगा, और फॉर्मेशन के साथ साथ हम दो चीजें देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट इसमें। तो ये कैबिनेट मिशन कब बनता है, ये बनता है हमारा फेब 1946 में, है ना। और इसके लिए दोनों ही मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही इसमें क्या हो जाती हैं, अपनी रजामंदी दे देती हैं। और हम जो देखेंगे 23 मार्च 1946 ये मिशन जो है बनाया गया था, इसमें 3 मेंबर्स थे, है ना। तो 3 मेंबर का ये एक मिशन बनाया गया था, और ये मिशन जो है इंडिया आता है 23 मार्च 1946 में। ये अपनी 2 रिकमेंडेशंस देते हैं, जिसमें पहली होती है कि हम प्रपोजल देते हैं ये कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है इस्टेब्लिशमेंट करवाएंगे, एंड दूसरा होता है कि जब तक भारत के अंदर संविधान बनेगा उस समय तक भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके थ्रू चलेगा, तो उसके लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाएगा, एक अंतरिम सरकार जो कि एक अस्थायी गवर्नमेंट होगी, वो उस समय तक गवर्नमेंट का काम करेगी जब तक कि भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये 2 इसके जो थे मेन रिकमेंडेशंस थी, और इसकी रिकमेंडेशन जो है हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसके ही बाद स्टार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, जिसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स होंगे जो इंडिया से आएंगे, हमें इंडिया के लोगों के द्वारा ही बनाना है। तो होल इंडिया के अंदर से जो है 389 मेंबर्स को इलेक्ट करना था, है ना। अब ये जो 389 मेंबर्स हैं, 389 ही क्यों है ना, इनका सिलेक्शन हमने कैसे किया, तो यहाँ हम जो मेंबर्स लाने वाले हैं उसके लिए हमने अपनी टोटल पॉपुलेशन को देखते हुए पर मेंबर को कुछ पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। तो वो कितनी पॉपुलेशन होगी, देखो जब हम इस टाइम पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम, तब इंडिया में लगभग 40 करोड़ की जो है पॉपुलेशन थी। तो हमने 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है इलेक्ट किया था। तो उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली 40 करोड़ के अकॉर्डिंगली हमारे लगभग 389 मेंबर्स जो है निकल कर आते हैं पूरे भारत के अंदर से, ओके, पूरे इंडिया के अंदर से। अब जो 389 मेंबर्स थे इनको हमें डिवाइड करना है जिस तरीके से हमारे भारत उस टाइम पर इंडिया जो है डिवाइड था, एक था ब्रिटिश इंडिया और देन सेकंड इज प्रिंसली स्टेट। तो अब हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इन दोनों में क्या करेंगे, सीट का अलॉटमेंट करेंगे। तो वास्ट एरिया में कौन है, ब्रिटिश इंडिया, तो यहाँ आती है 296 सीट्स पर रिप्रेजेंट 10 लाख पॉपुलेशन, है ना। फिर हम देखते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें कितनी सीट्स जाती हैं, उसमें जाती हैं हमारी 93 सीट्स टोटल
अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, है ना। अब हम देखते हैं जो सीट्स को तो हमने ठीक है देख लिया कि कितनी कितनी सीट्स जो है होने वाली हैं। अब हम देखेंगे कि इन सीट्स को जो है किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, इनका जो है इलेक्शन होगा या इनको नॉमिनेट किया जाएगा। तो इन दोनों में दो अलग डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन होने वाला है। तो ब्रिटिश जो प्रोविंस है इंडिया, ब्रिटिश जो इंडिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक कहलाती है ब्रिटिश प्रोविंस और एक होती है ब्रिटिश कमिश्नरीज। जो ब्रिटिश प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रोविंस को हम एज अ स्टेट मानेंगे, है ना। तो जिस तरीके से इंडिया हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है, उसी तरह से इस समय ब्रिटिश प्रोविंस और ब्रिटिश कमिश्नरी को हम एज अ यूटी मान लेंगे, है ना। तो ब्रिटिश प्रोविंस कितनी थी उस समय? 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और 4 जो थी हमारी ब्रिटिश कमिश्नरीज थी। उन 4 को हम देखते हैं तो ABCD के फॉर्म में हम इन्हें देख सकते हैं, A, B, C एंड D। ए से आ जाता है अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी इज कुर्ग एंड डी इज दिल्ली। तो ये 4 क्या थे उस समय की? ब्रिटिश कमिश्नरी वाले एरियाज थे, है ना। एज अ यूटी मान लेंगे हम इनको। बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान का पार्ट है ना। अब हम देखते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, इसमें 92 सीट्स आती हैं। जनरल में ये कितनी डिवाइड होंगी? 213 सीट्स जो है वो जनरल हो जाएंगी। 4 जो है सिख कम्युनिटी में डिवाइड होंगी और 79 जो है मुस्लिम कम्युनिटी में डिवाइड की जाएंगी। अब जो ये 4 सीट्स है ना वो इसमें ही इंक्लूड है जनरल्स में हमारी। वैसे हम देखेंगे तो ये 209 है, इसमें हम 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज को भी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगी 213, है ना। तो इस तरीके से कुछ इनका रिप्रेजेंटेशन किया गया। सो हमने देख लिया कि ब्रिटिश प्रोविंस एंड ब्रिटिश कमिश्नरीज में कितनी सीट्स डिवाइड थी और कितने मींस कम्युनिटीज में किस हिसाब से इनका डिवीजन किया गया था। अब हम देखते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, प्रिंसली स्टेट में सीट्स का जो है अलॉटमेंट कैसे किया गया? पॉपुलेशन के थ्रू हमें पता है 10 लाख पर हमने पर सीट पर जो है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर मींस लेकर आएंगे। तो यहाँ 93 सीट्स थी, बट यहाँ इलेक्शन नहीं होता है। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट के हेड थे उनके थ्रू डायरेक्टली मेंबर्स को क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था। तो यहाँ नॉमिनेशंस के थ्रू जो है मेंबर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हुए थे। तो 93 मेंबर्स नॉमिनेटेड होकर आए थे एंड 296 जो थे वो इलेक्ट होकर आए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस थे इनके वो जुलाई 1946 में हुए। अब जब इलेक्शन हुए हैं तो लोग भी कुछ, है ना, कुछ सीट्स पार्टीज होंगी। अब उन पार्टीज को कितनी सीट्स मिली हैं तो हम ये देखते हैं। INC जो है वो 208 सीट्स जो है जीतती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस मीन्स मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलती हैं एंड इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स थे उनको 15 सीट्स पर उनको जीत हासिल होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि इस असेंबली में कितनी वुमन मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट होकर आए थे। तो ये आए थे हमारी टोटल 15 वुमन मेंबर्स इलेक्ट होकर, है ना। ये हमारा मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी वुमन मेंबर्स का जो है सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ हम देखते हैं कि 15 सीट्स पर। ओके, अब हम देखेंगे कि जो इलेक्शन है उसकी प्रोसेस क्या है। यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली जैसे कि हमारे राज्यसभा के मेंबर्स और हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। मींस प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। ये एक इनडायरेक्टली मेथड होता है जिसके थ्रू हम राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। यहाँ जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट मींस हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसका इलेक्शन डायरेक्टली थ्रू द पीपल ऑफ इंडिया किया जाता है अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, वो यहाँ जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली किसका इलेक्शन करते हैं? एज अ राज्यसभा के मेंबर्स का एंड प्रेसिडेंट का। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। बस हमें यहाँ ये देखना है कि इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया बट डायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना। जो यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंसेस की कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस हुआ करती थी, तो उस जो हमारी लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस थी उनसे डायरेक्टली इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का और इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये इलेक्शंस जो हुए थे इनडायरेक्टली हुए थे थ्रू द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे ओके,
तो इस लेक्चर में हमने कंपोजिशन तो देख लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें वर्किंग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने असेंबली ने अपना वर्क किया, उसने कितनी कमेटीज बनाई, उसके थ्रू जो है किस कमेटी का कौन मेंबर्स थे और कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है ना, कितना समय लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, है ना, वो सब बहुत सारा और डेटा है जो फैक्चुअल और कुछ कॉन्सेप्ट हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।